जाति है कि जाति नहीं। जाति व्यवस्था का ये सच जितना देश भर में लागू होता है उतना ही उत्तराखंड में भी। जब कभी लगता है कि समाज प्रगतिशील हो गया है, तभी अखबार में खबर पढ़ने को मिलती है जिसका शीर्षक होता है वोटों को साधने के लिए ठाकुर बनेगा सीएम तो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा ब्राह्मण। ऐसी खबरें पढ़ते ही दिल टूट सा जाता है। ऐसा भी नहीं है कि सभी की सोच दकियानूसी है। नई पीढ़ियों में जाति की श्रेष्ठता से ज़्यादा कॉमन सेंस की श्रेष्ठता ट्रेंड करने लगी है। लोगों को समझ आने लगा है कि पढ़ाई करके कोई भी बौद्धिक बन सकता है, कसरत करके कोई भी बलवान बन सकता है, और सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों को अगर सबने मिलकर नहीं संजोया तो फिर आने वाले दिनों में शुभ कार्य में यूट्यूब से बारातियों को नाचने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि गाने और बजाने वाला तो कोई होगा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जिस जाति ने यहाँ के सामाजिक ताने बाने में इतनी गहरी पैठ बनाई हुई है, वो जाति व्यवस्था उत्तराखंड में कब आई, क्यों आई और वक्त के साथ उसकी जड़ें इतनी गहरी क्यों हो गई। आइए आज हम तमाम इतिहासकारों और शोधकारियों का हवाला देते हुए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में जाति व्यवस्था का पूरा ताना बाना आखिर कैसे बना। नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति और आप देख रहे हैं 12 मासा का विशेष कार्यक्रम हाईलैंडर्स। उत्तराखंड में जाति व्यवस्था कोई पौराणिक काल से नहीं चल रही है। उसका इतिहास लगभग 700 से 800 साल पुराना भर है। ये तो प्रामाणिक तथ्य है कि आदि गुरु शंकराचार्य 8वीं सदी में जब वैष्णव धर्म का पुनरुद्धार करने उत्तराखंड आए, तब तक यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी। उस कालखंड में यहाँ पर सबसे बड़े आराध्य शिव थे, जिनको मानने वाले शैव कहलाए। शंकराचार्य के आने से पहले उत्तराखंड में विभिन्न मानव समूहों के आपसी संघर्षों का दौर था। कोल, किरात और खसों के आपसी संघर्ष के बाद खस मानव समूह यहाँ पर सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरा था। उससे पहले के तमाम मानव समूह खसों के साथ सांस्कृतिक गठबंधन कर चुके थे। जो मानव समूह विजेता होता था वो ही अपने को श्रेष्ठ समझता था। उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड की सबसे पुरानी या पुरा प्रजाति कोल थी। इस प्रजाति के बारे में उल्लेख वाण भट्ट और कालिदास के काव्य ग्रंथों में भी मिलता है। पूरा साहित्य में इन्हें मुंड और सवर नाम से संबोधित किया गया है। कोलों के बाद उत्तराखंड में आई किरात प्रजाति, जिसे कीर, किन्नर और कीर पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण के केदार खंड में इन्हें भिल नाम से जाना गया है। हालांकि प्रसिद्ध इतिहासकार जॉर्ज ग्रियूसन के अनुसार उत्तराखंड में सबसे पुरानी प्रजाति कोल न होकर किरात ही है। इन प्रजातियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही 12 मासा पर आप देखेंगे। इसलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अभी इतना जान लेते हैं कि यही शिव के सबसे पुराने आराध्य माने गए हैं। शिव के साथ ही नरसिंह और भैरव देवता भी इनके आराध्य थे। उत्तराखंड में मौजूदा शिल्पकार जाति इन्हीं की वंशज मानी जाती है। इसके बाद उत्तराखंड में आया खस मानव समूह। अब खस कौन थे, इसके बारे में हम एक पूरा कार्यक्रम हाईलैंडर सीरीज में कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। कुल मिलाकर 11वीं और 12वीं सदी तक उत्तराखंड बिना जाति या वर्ण व्यवस्था वाला समाज था। जो मुख्य धर्म था वो था बौन, बौद्ध और शैव। उस समय का कत्यूरी राजवंश खुद बौद्ध धर्म को मानने वाला था। आदि गुरु शंकराचार्य के यहाँ आने पर कत्यूरी भी उनसे प्रभावित हुए और हिंदू धर्म अपनाने के साथ ही उन्होंने दक्षिण भारत के ब्राह्मण परिवारों को यहाँ जागीरें दी। लेकिन जाति व्यवस्था अभी भी यहाँ नहीं आई थी। इसकी आमद हुई कुमाऊं में चंद राजवंश और गढ़वाल में पवार राजवंश की शुरुआत के साथ। इसी दौरान यहाँ पर बाहर से कई राजपूत और ब्राह्मण जाति आई, जिन्होंने अपने को श्रेष्ठ माना और खसों, कोल और किरातों को अपने से नीचे। लेकिन दिलचस्प तथ्य ये भी है कि जब तक ये दोनों कथित उच्च जातियां उत्तराखंड में नहीं आई थी, तब तक खस किरातों को दास समझते थे, लेकिन वो उनसे अछूता व्यवहार नहीं करते थे। हालांकि वो उनकी सभी जमीनों पर कब्जा कर चुके थे। ऐसे में कोल और किरात खेती के लिए खसों की जमीन पर आश्रित थे। लेकिन जब उत्तराखंड में ब्राह्मण और राजपूत जातियां राज परिवारों के साथ आई तो इन्होंने कोल, किरात और खसों को एक ही नज़र से देखा। लेकिन खसों के पास जमीनों का अधिकार था और छोटी मोटी रियासतों के वो राजा भी थे। लिहाजा इसी हनक के चलते वो अपने को श्रेष्ठ समझते थे। फिर राज्य स्थापित करने के लिए राजों को उनकी जरूरत भी थी। लिहाजा उच्च जातियों ने उनसे संबंध स्थापित करने में गुरेज नहीं किया, जबकि जमीन विहीन कोल और किरात को उन्होंने शूद्र माना
और कालांतर में धार्मिक कर्मकांडों का हवाला देते हुए उनसे अछूता व्यवहार करने लगे। ब्राह्मण और राजपूत जातियां भी एक दूसरे को पूरा सम्मान देती हो ऐसा भी नहीं था, क्योंकि इनमें भी आपस में जातिगत श्रेष्ठता का बोध था। ये जातिगत श्रेष्ठता कैसी थी, इसके लिए आपको इन कथित उच्च जातियों का वर्गीकरण समझना होगा। असल में गढ़वाल में ब्राह्मणों की जातियां 3 भागों में बांटी जाती है। पहले सरोला, दूसरे गंगाड़ी और तीसरे खस ब्राह्मण। किसी समय में जातिगत श्रेष्ठता सरोला और गंगाड़ी में सबसे ज्यादा थी। गढ़वाल का इतिहास लिखने वाले और टिहरी राज दरबार में वजीर रहे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी अपनी प्रसिद्ध किताब गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि सरोला और गंगाड़ी ब्राह्मण मूल रूप से उत्तराखंड में बाहर से आए। वो लिखते हैं कि गढ़वाल में 12वीं सदी में जब राजा कनकपाल के साथ ब्राह्मण यहाँ आए तो इनमें से कुछ परिवार हिमालय के निकट यानी 7000 फीट की ऊंचाई से ऊपर बसे, जबकि कुछ परिवार नदियों के किनारे बसे। जो नदियों के किनारे बसे उन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में गंगाड़ी कहा गया। गंगाड़ी इसलिए क्योंकि वो गंगा या उसकी सहायक नदियों के किनारे बस गए थे। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ये भी तर्क देते हैं कि ऐसा नहीं है कि नदियों के किनारे बाहर से आकर बस गए ब्राह्मणों को ही गंगाड़ी कहते हैं। जोशीमठ पैनखंडा से नीचे रहने वाले भोटिया जनजाति के लोगों को भी गंगाड़ी कहा जाता है। गंगाड़ी संभवतः किसी जाति विशेष के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द न होकर भूगोल से जुड़ा हुआ है। वैसे गंगाड़ी और सरोला ब्राह्मणों के गोत्र भी एक है और धार्मिक लौकिक रिवाज भी एक है। इनमें अंतर बस ये है कि सरोला जाति का पकाया हुआ खाना सब जातियां खा लेती है, जबकि गंगाड़ी ब्राह्मणों का पकाया हुआ खाना उनकी रिश्तेदारी खस राजपूत और कुछ जाति क्षत्रियों की भी खा लेती है। इस भेद का कारण ये भी दिखलाया गया है कि सरोला जाति ब्राह्मणों के वो गांव जिनमें पहल पहल उनके मूल पुरुष लोग आकर बसे थे, वो गांव राजा के ज्यादा पास थे, लिहाजा उन्हें राज परिवार का खाना बनाने का भी मौका मिला। इसलिए वक्त के साथ उनके अंदर ये श्रेष्ठता आ गई कि हम ब्राह्मणों में भी ऊंचे हैं। जबकि इन्हीं ब्राह्मणों के गांवों से कुछ ब्राह्मण जब नदियों के किनारे बसे तो उन्हें राज्य परिवार का खाना बनाने का मौका नहीं मिला। गंगाड़ी और सरोला ब्राह्मणों की मूल जाति एक ही थी, जिसके बारे में पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी अपनी किताब में लिखते हैं कि राजा कनकपाल के साथ आए सभी ब्राह्मणों के गांव चांदपुर परगने के चांदपुर गढ़ी के आसपास मौजूद है। ये सब जातियां जो पहले 12 जातियां थी, चांदपुर गढ़ के सूर्यवंशी राजा भानु प्रताप के गुरु पुरोहितों में शामिल थी। इनके हाथ का पकाया हुआ भोजन राजा और उनकी प्रजा सब खाते थे। इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल अपनी किताब गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि राजा कनकपाल जब गढ़वाल आए थे तो उनके साथ 12 ब्राह्मणों की जातियां भी आई थी। इनमें से कुछ तो गुरु पुरोहित और नाते रिश्तेदार थे। इन सभी को राजधानी चांदपुर गढ़ के आसपास ही चांदपुर परगने में रहने के लिए गांव दिए गए थे। बाद में जैसे जैसे पंवारों का राज्य गढ़वाल में फैलता गया, ये जातियां भी राज्य भर में फैल गई। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार गंगाड़ी ब्राह्मण राजधानी से दूर रहते थे। ऐसे में राज परिवार को कभी उनके हाथों से बना खाना नहीं मिला होगा, इसलिए परंपरा शुरू हुई। यानी सरोला और गंगाड़ी ब्राह्मणों में महज एक अंतर है और वो है भात और दाल पकाने का। बाकी सामाजिक और धार्मिक रिवाज एक ही है। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी अपनी किताब में सरोला ब्राह्मणों की एक सूची भी देते हैं, जिसके अनुसार गौड़ जाति यहाँ की प्रारंभिक जातियों में से थी। इस जाति के सबसे पहले व्यक्ति देवीदास गौड़ या नीलकंठ गौड़ 888 ईस्वी में धार मालवा से राजा कनकपाल के साथ बतौर राजगुरु आए थे। आने वाले दशकों में जब देवीदास की पीढ़ियां अलग अलग गांवों में बसी तो उनकी 6 जातियां बनी। इसमें नौटी में बसने वाले बने नौटियाल, इसी तरह ढंगाण, पलियाल, मंझखोला, गजलडी, चांदपुरी और बसोली जाति बनी। कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि गौड़ जाति के इन परिवारों ने अपनी मूल जाति गौड़ को छोड़कर अपने गांव के नाम जाति के तौर पर अपना लिए। इसी तरह बंगाल से 918 ईस्वी में आए रूपचंद त्र्यंबक आद्य गौड़ मेटवाणा गांव में बसे तो मेटवाणी कहलाए। वीरभूम बंगाल से गणपति आद्य गौड़ सिमल्टा गांव में बसे तो सिमल्टी जाति बनी। आद्य गौड़ जाति के ही जयानंद और विजयानंद आद्य गौड़ आए तो बंगाल से ही थे, लेकिन जब गैरोली गांव में बसे तो गैरोला हो गए। धरणीधर हरमी और बिरमी द्राविड़ चमोला गांव में बसे तो चमोली कहलाए। इसी तरह कान्यबूज से मूल पुरुष कर्णजीत डोबा गांव में बसे तो डोबाल जाति अस्तित्व में आई। अब कई डोबाल लोग खुद को डोवल भी लिखने लगे हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल। जानकार बताते हैं कि ऐसा तब से हुआ जब एक अंग्रेज अफसर ने किसी डोबाल का नाम लिखते हुए डोवल लिख दिया। तब से डोवल भी एक तरह से एक नई जाति बन गई। बाकी थपलियाल, ड्यूंडी, डिमरी, भदवाल, डंगवाल, बुधाना, उन्याल, जैसवाल, सिलौड़ा, मालीवाल, जसोला, भट्ट, कैलाखोरा, धमाण, नैन्याल, खंडूड़ी, रतूड़ी, सेमवाल, नौनी, हटवाल, कोट्याल, सती, बिजलवाण, लखेड़ा, कंडवाल, मालगुड़ी, चोक्याल, मराडूडी और पुजियारी मैराव के जोशी और श्री गुरु थे। ये सभी जातियां 888 से 1755 ईस्वी तक उत्तराखंड में आई है।
इसमें सबसे नई पुजारी जाति दक्षिण भारत से 1765 ईस्वी में टिहरी जिले में चंद्रबदनी माता की पूजा करने आई और मैराव के जोशी 1755 में कुमाऊं में कान्यकुब्ज से आए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में जितनी भी सरोला जातियां थी, उनके पुरखे सबसे पहले 12 थात यानी नौटी, मेटवाणा, खंडूड़ा, रतूड़ा, थापली, चमोला, सेमा, लकेसी या लखेड़ी, सेमल्टा, सिरगुरो, कोटी और डिम्मर गांव में बसे। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने नौवा गांव सेमल्टा के बजाय गैरोला का बताया है। इसमें एक रोचक इतिहास पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी की किताब में मिलता है कि जब राजा महिपति शाह ने 15वीं और 16वीं शताब्दी में तिब्बत पर हमला किया तो उनकी सेना को एक दर्रे में दुश्मन सेना ने रोक लिया। उसी दर्रे में कई महीनों तक युद्ध होता रहा। जब खाना बनाने वाले सरोला जाति के लोग नहीं बचे तो राजा ने कई गंगाड़ी ब्राह्मणों को सरोला ब्राह्मणों में शामिल कर लिया। लेकिन जब वो भी नहीं बचे तो राजा ने घोषणा कर दी कि आज से रोटी चोखी हो गई। राजा ने राजाज्ञा जारी की कि बिना चौका और बिना कपड़े उतारे सब लोग खाना खाए। उस काल में सरोला जातियों की संख्या 12 से 29 और फिर 29 से 33 हो गई। इस समय गंगाड़ी ब्राह्मणों में मुख्य रूप से बुगाणा, डंगवाल, डोबाल, उनियाल, गीलडियाल, नैथानी, जोयाल, सकलानी, जोशी, तेवाड़ी, पेन्युली, चंदोला, ढोंडियाल, नोडियाल, ममगई, बर्तवाल, कुकरेती, धशमाना, कैंथोला, सुयाल, बंगवाल, अंतवाल, बोखंडी, जुगरान, मालकोटी, बलोदी, घनसाला, मदवाल, देवरानी, पोखरियाल, डबराल, सुंदरियाल, कलसी, किमोटी, कवि, पूर्विया, कोठारी या कोठारी, बडोला, पांथरी, बलोनी, पुरोहित, बडोनी, रुडोला, सुनियाल, कोटनाला, काला, कौंसवाल, वैरागी, मालसी, फरासी, बदाणी, कोटवाल, कुड़ियाल, भट्ट, बोड़ई, बिजोला, मुकोटी, गोदूड़ा, भदोला, मुसूड़ा, व्यासुडी, सिलवाल, मिस्सर, मुनाधुली है। 12 मूल परिवारों से अलग हुई इन जातियों के नाम बाद में इनके भूगोल के हिसाब से बदले। उदाहरण के तौर पर डोबाल जाति सरोला भी है और गंगाड़ी भी। इसी तरह कई अन्य जातियां भी दोनों ही जगह है। कई जातियां तो गंगाड़ी भी है और बद्रीनाथ के पंडे भी। अब पंडे कौन है इसे भी समझ लेते हैं। असल में इन सभी जातियों के अतिरिक्त देवप्रयाग के पंडों की जातियां अलग हैं। इनमें मालिया, टोडरिया, कोटियाल, पुरोहित, ध्यानी, अर्जुनिया, पलियाल, वावलिया, अलखनिया, रेवानी, तिवाड़ी, भट्ट, द्राविड़, कर्नाटक, तेलंग, महाराष्ट्र, गुजराती और जोशी है। इन जातियों में धर्मपुत्र और घर जवाई बनने के कारण कुछ और जातियां शामिल हुई, जिसमें डोबाल, डंगवाल, नौटियाल, खंडूड़ी, बुगाणा, मिस्सर, उनियाल, खुगसियाल, डबराल, थपलियाल और बलोनी मुख्य है। कुछ जातियां कुमाऊं से भी आई जो श्रीनगर, टिहरी और बदाण परगने में बसी। इन जातियों को गढ़वाल में बसे हुए 2 से 3 शताब्दी ही हुई है। इनमें मुख्य रूप से पांडे, पंत, मिस्सर, तिवाड़ी, जोशी, जोगड़ी है। ये जातियां क्योंकि गढ़वाल के हिसाब से पूरब दिशा से आई थी, लिहाजा इन्हें पुरबिया कहा गया। पुराने लोगों को पता होगा कि पुरानी टिहरी में एक मोहल्ले का नाम पुरबियाणा भी था। ये सभी ब्राह्मण जातियां उत्तराखंड में मंदिरों के पुजारी या पंडे के रूप में नियुक्त होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उत्तराखंड के हर मंदिर में ब्राह्मणी पुजारी होते हैं। उत्तराखंड में महादेव शिव के मंदिरों में अधिकांश या तो खस राजपूत या नाथ संप्रदाय के महंत या पुजारी भी होते हैं। इसमें एक रोचक इतिहास केदारनाथ का भी है। 1879 में गढ़वाल मंडल के असिस्टेंट कमिश्नर गंगादत्त उप्रेती ने सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि केदारनाथ के पुजारी ब्राह्मण नहीं हैं। उन्होंने अपनी बातों को सही ठहराने के लिए तर्क भी दिया था कि जिस प्रकार उन्नाव जिले में कुसुमी और दुर्गा देवी के प्रसिद्ध मंदिरों में राजपूत लोग पुजारी होते हैं, ऐसे ही टिहरी गढ़वाल जिले में कुंजापुरी माता के मंदिर में भी राजपूत पुजारी भंडारी है, जबकि बूढ़ा केदार में नाथ संप्रदाय के राजपूत पुजारी हैं। ब्रिटिश ICS अधिकारी और गढ़वाल हिमालय गजेटियर लिखने वाले H.G. वॉल्टन अपनी किताब में लिखते हैं कि गढ़वाल में विष्णु मंदिरों की तुलना में शिव के मंदिर बहुत ज्यादा है। वेदों में शिव का कोई जिक्र नहीं है। वो स्थानीय पहाड़ी देवता लगते हैं जो प्रकृति की सबसे भयावह ताकतों का प्रतीक है। शिव को पूजे जाने से ज्यादा उसे शांत किया जाता है। उसके पुजारी न तो दक्षिण भारत से आए हैं जैसे बद्रीनाथ मंदिर के लिए आए और न हिमालय के ब्राह्मण हैं। एटकिंसन और पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी के साथ ही कुमाऊं का इतिहास लिखने वाले बद्रीदत्त पांडे का भी मानना है कि केदारनाथ को खसिया पहाड़ी मंदिर माना जाता है। इसलिए पौराणिक धर्म ग्रंथों में केदारे खस मंडले लिखा गया है। असल में यहाँ पर पौराणिक शैव संप्रदाय को मानने वाले ही ज्यादा हैं। समय के साथ साथ शैव पंथ में भी ब्राह्मणवाद आ गया और इसका श्रेय शंकराचार्य के प्रयासों को जाता है। जिस प्रकार उत्तराखंड में ब्राह्मण 3 भागों में बटे हैं, उस तरह क्षत्रिय भी 2 भागों में विभक्त है। इसमें एक राजपूत है और दूसरे हैं खस राजपूत। एटकिंसन के अनुसार इनमें से कुछ राजपूत जातियां पवार शासकों या चंद शासकों के साथ बाहर से आई थी, जिसमें मुख्य रूप से पवार या परमार गुजरात के धार से यहाँ आए। ये वही जाति थी जिसने गढ़वाल राजवंश की बुनियाद रखी और शासक कहलाई।
इसी जाति की उपजाति हुई कुंवर और रौतेला। कुमाऊं का इतिहास के लेखक बद्रीदत्त पांडे के अनुसार रौतेला पंवार वंश से नहीं बल्कि कुमाऊं वंश से ताल्लुक रखते थे और संभवतः बाद में ये जाति गढ़वाल में आई हो। इसी तरह राजस्थान के रणथंभौर से 888 ईस्वी में आए नागवंशी बाद में असवाल बने। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने इन्हें चौहान भी बताया है। उज्जैन के धारा से आए पंवार क्योंकि बड़ैत गांव में रहे तो बर्तवाल कहलाए। इसी तरह कुमाऊं में सूर्यवंशी कत्यूरी शासन के समय से कैंतुरा जाति थी, जो बाद में गढ़वाल भी आई और इससे ही मंदवाल या मनुराल और रजवार जाति अस्तित्व में आई। रमोला जाति का मूल चौहान है, जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है। रमोला पुराने ठाकुरी सरदारों की पीढ़ियां हैं, जो रमोली में रहने के कारण रमोला कहलाए जाने लगे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मैनपुरी से आए सभी चौहान रमोली में ही बसे, कुछ उप्पूगढ़ में भी बसे और उनकी मूल जाति चौहान ही रही। इसी तरह मियाँ जाति के लोग सुकेत और जम्मू से गढ़वाल में इसलिए आए क्योंकि इनके नाते रिश्तेदार पहले ही यहाँ आ चुके थे। उत्तराखंड में रावत जाति के लोग बहुतायत में पाए जाते हैं, लेकिन रावत कोई जाति न होकर एक सरकारी पद था जो राज दरबार से मिला था। इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की किताब उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास और संस्कृति में लिखा है कि रावत शब्द का मूल रौत है, जिसका अर्थ होता है जागीरदार। अब ये रौत या जागीरदार कोई भी जाति का हो सकता है। असल में कुछ जातियां ऐसी थी जो देश के लिए जान देने को हर वक्त तैयार रहती थी। कई बार अपने पराक्रम के कारण उन्होंने ऐसा किया भी, जिससे खुश होकर राजा ने उन्हें रौत प्रदान की और फिर उन्होंने भी सम्मान पूर्वक अपने नाम के अंत में रावत लिखना शुरू कर दिया। ये बात भी साफ कर देना जरूरी है कि ये जागीरदारी उन्हें देश के अलग अलग राजाओं ने प्रदान की होगी, क्योंकि जब वो गढ़वाल और कुमाऊं पहुंचे तब तक वो पूरी तरह से रावत उपनाम बतौर जाति लिखने लगे थे। ये बात इसलिए भी स्पष्ट होती है क्योंकि उत्तराखंड में जो रावत है वो मुख्य रूप से 26 बिरादरी के हैं। इसमें मुख्य रूप से दिकोला रावत, जिनकी पूर्व जाति मराठा थी और ये महाराष्ट्र से 358 ईस्वी में आए और दिकोल गांव में बसे तो दिकोला रावत कहलाए। इसी तरह गोरला रावत जो पूर्व में पंवार थे और गुजरात से 760 ईस्वी में आए और गुराड़ गांव में बसे। उत्तराखंड में रावतों की 24 उपजातियां हैं। ऐसी ही नेगियों की 25, बिष्ट की 11 और भंडारियों की 4, गोसाई की 5 और लगभग 35 अन्य राजपूत जातियां उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में हैं। ये पूरी सूची तो इतनी बड़ी है कि सबके नाम पढ़ना मुमकिन नहीं, लेकिन अगर आपको विस्तार से पूरी सूची पढ़नी है तो आप स्क्रीन नजर आ रही है, इस सूची को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। बहुत सी ऐसी जातियां भी होंगी जिनके बारे में हम ब्यौरा नहीं जुटा पाए होंगे, लिहाजा कुछ जाति अगर छूट गई है तो हम माफ़ी के साथ ये आग्रह करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में उन जातियों के बारे में लिख भेजिएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोड में उन जातियों की जानकारी भी आप तक पहुंचाए। बहरहाल रावतों की तरह बिष्ट, नेगी, कमीन और भंडारी भी कोई जाति न होकर राज दरबार से मिले पद हैं। इसमें बिष्ट, नेगी और कमीन सिविल अधिकारियों के पद हैं। भंडारी पद खजांची या अन्न के भंडार के अधिकारी के पद थे, जबकि रावत जागीरदार के साथ ही सैन्य अधिकारी का पद भी था। गुसाई भी सैन्य अधिकारियों को दिया जाने वाला पद नाम था। ये सभी पद बाद में जाति के रूप में सामने आए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करते हुए समाज में रच बस गए। उत्तराखंड से अधिकांश लोग राजपूतों को ठाकुर कहकर भी संबोधित करते हैं। संभवतः वो समझते हैं कि राजपूत ही ठाकुर होते हैं। इसमें एक बड़ा रोल 70, 80 और 90 के दशक में बनी हिंदी फिल्मों ने भी अदा किया, जहां हवेली के बाहर खड़ा कोई गठीला व्यक्ति अपनी छड़ी से किसी कमजोर गरीब मजलूम को पीट रहा है और वो गरीब के मुंह से ठाकुर साहब मुझे बख्श दो जैसी कर्राहती आवाज निकल रही है। असल में ठाकुर उपनाम कोई विशेष जाति के लिए नहीं बल्कि जागीरदार को दिया गया एक सम्मानजनक शब्द भर है। मध्य प्रदेश के कई गांवों में यादवों के आगे ठाकुर लगता है, तो यूपी, गुजरात और बंगाल में कई जगह ब्राह्मणों को ठाकुर कहा जाता है, जबकि बिहार में ठाकुर का उपयोग अति पिछड़ी जाति करती है। इसी अति पिछड़ी जाति से ही बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते हैं। इतिहासकारों के अनुसार ठाकुर शब्द मूल रूप से तुर्की के उस्मानिया सल्तनत में सबसे पहले उपयोग में लाया गया था। वहाँ उस्मानिया सल्तनत का खलीफा जिस सरदार को जागीर दिया करता था उसे तैकुर या टैकफुर कहा जाता था। वहीं से ये शब्द मध्य पूर्व में तकवूर हुआ और मध्यकालीन भारत में संभवतः मुगल बादशाह बाबर के साथ भारत पहुंचा। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ सबसे पहले वो लोग ठाकुर हुए जिन्हें पंवार या चंद वंश ने जागीरें प्रदान की। उस वक्त ऐसे परिवार के लोगों को ठाकुर बुलाया जाने लगा। फिर धीरे धीरे सभी राजपूत जातियों को ही गलत फहमी में ठाकुर बुलाया जाने लगा। एटकिंसन और पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार गढ़वाल में बाहर से आई जातियों की अपेक्षा खस्सिया जाति अधिक संख्या में है। अनुमान के मुताबिक गढ़वाल की अन्य सब जातियां मिलकर भी खस्सिया जाति के मुकाबले में 20% से अधिक नहीं होगी। मतलब 100 लोगों में 20 अन्य जाति के होंगे और 80 खस्सिया के। दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड में केवल खस राजपूत ही नहीं बल्कि खस ब्राह्मण भी है।
एटकिंसन के अनुसार 12वीं और 13वीं सदी में जब उत्तराखंड में जाति व्यवस्था आई तो उन्होंने खस मानव समूह से ताल्लुक रखने वाले लोगों से शूद्र जैसा व्यवहार किया। लेकिन क्योंकि ये लोग आक्रांता थे और इनकी छोटी छोटी रियासतें भी थीं, लिहाजा ब्राह्मण इनके भी जजमान बनते गए और ये राजपूत जातियों में बदलते गए। 14वीं और 15वीं सदी में अधिकांश खस राजपूत और ब्राह्मण जातियों में बदल गए तो इनके अंदर भी जातिवाद आ गया और ये अन्य मूल जातियों को अछूत मानने लगे। बाद की सदियों में सभी जातियों में ऊंच नीच बढ़ता गया, लेकिन सांस्कृतिक गठबंधन भी होते गए। मसलन जो पहाड़ी देवता भैरव और नरसिंह आदि की मूल निवासी पूजा करते थे, उन्हें डर कर ऊंची जाति के लोग भी पूजने लगे। एक तरह से तांत्रिक अनुष्ठानों का घोर विरोधी होने के बावजूद वैष्णव धर्म को अपने विस्तार के लिए इन सभी पहाड़ी देवता को अपने अंदर समायोजित करना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये रहा उत्तराखंड की समस्त जातियों का लेखा जोखा। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उत्तराखंड में जिन्हें दलित कहा जाता है, उनकी जमीन अगर खसों ने नहीं कब्जाई होती तो आज वो भी दलित नहीं होते। यानी जातिगत श्रेष्ठता के लिए किसी को शूद्र घोषित करना ही था तो उन्हें कर दिया गया, जो उस वक्त आर्थिक रूप में सबसे ज्यादा पीड़ित थे। विभिन्न किताबों को पढ़कर आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी थी हमारे सहयोगी मनमीत ने। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें और जुड़े रहे बारामासा।